स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हम और आप मिलकर के पढ़ रहे हैं क्लास 12 के मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी का 8th वीडियो है। हमने बेस थ्योरम स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो नंबर 7 में। उसके फॉर्मूले और कंसेप्ट, फॉर्मूले को, क्वेश्चन को कैसे फॉर्मुलेट करना है, फॉर्म कैसे करना है और कैसे अप्रोच करना है, तो बहुत डेप्थ में हमने उसका कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट सीखा था और क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए भी हमने सीखा था। तो होप कि उसमें आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं देखा आपने लास्ट वीडियो तो बिना वीडियो उसके देखे ये वाला वीडियो देखना आपका बेकार है। तो उस वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन था, बैग और बॉल्स वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में हमने होस्टलर और डे स्कॉलर वाले क्वेश्चन डिस्कस करे थे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट, और हो सकता है कि आपने ये क्वेश्चंस कर भी लिए होंगे। तो देखिए आपको कहाँ दिक्कत आई है और कहाँ आपका कंसेप्ट में फॉल था और कहाँ गैप रह गया। आज हम लोग सबको फिनिश करेंगे। तो आप एक बार क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लें ढंग से और फिर यहाँ पे देखें। तो मैं क्वेश्चन को ब्रीफ करूंगा जरूर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जो आंसर कर रहा है टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज एमसीक्यू क्वेश्चन। तो जिसमें कि उसको कुछ क्वेश्चंस के आंसर आते हैं और कहीं जो नहीं आते, तो ऑब्वियसली आप लोग भी क्या करते हो, अक्कर बक्कर बम्बे वो, है ना, तो गेस करते हैं। तो या तो इसके, अब क्या है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि बेस थ्योरम के हर एक क्वेश्चन को आप बैग्स और बॉल्स में कन्वर्ट करके फिट करके करें, क्लैरिटी बहुत ज्यादा आएगी। तो यही है आपका बैग 1 और बैग 2, ये दोनों मेथड है। सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने आंसर करने के मेथड को सिलेक्ट करेगा। तो ये हो गया हमारा इवेंट नंबर 1 फॉर द सेलेक्टिंग ऑफ मेथड दैट इज नोज द आंसर और गेसेस द आंसर। ये हो गया हमारा इवेंट नंबर 1। इवेंट नंबर 1 का बाइफर्केशन E1 और E2, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करता है और आंसर करने का आउटकम या तो गलत या तो सही हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि जो सेकंड इवेंट का आउटकम होता है वो ए होता है। उसको हम लोग अपने क्वेश्चंस में, अपने फॉर्मेट में कैपिटल ए से डिनोट किया और सबसे पहले उसी को टारगेट करना है। तो हमारा इस क्वेश्चन में क्या मिलेगा, मैंने कल बोला था आपको कि मैं आपको चिट कोड दूंगा ए को पहचानने का। तो ए को पहचानने का चिट कोड यही है कि लास्ट लाइन में, क्वेश्चन के लास्ट लाइन में जहां पे आपका क्वेश्चन फ्रेम होता है, जहां पे क्वेश्चन बनता है, उसके अंदर जो चीज गिवन हो वही हमारा ए है। जैसे इस क्वेश्चन का अगर मैं लास्ट लाइन पढ़ूं तो आपको वन स्टूडेंट assuming that student who guesses at the answer will be correct is 1/4, है ना, is 1/4। उसके आगे का हमारा पार्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। यहां पे आपका क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज द लास्ट लाइन जिसमें आपका क्वेश्चन फ्रेम होता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली। तो ये लाइन में आपको हर क्वेश्चन में, जिस लाइन में, लास्ट लाइन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, उसी लाइन में जो वर्ड गिवन होता है ही इज द ए। आपका की पॉइंट वही क्या, इट्स द ए। तो इसमें है हमारा लास्ट लाइन में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही करेक्टली आंसर्ड। तो यहां पे गिवन क्या है, गिवन है हमारा ही करेक्टली आंसर्ड। तो सबसे पहले आपको मैंने बोला है क्वेश्चन में ए को पकड़ना। ए क्या है हमारा, ही आंसर्ड करेक्टली और हिज आंसर इज करेक्ट, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ए हमारा ऑलरेडी गिवन होता है। अब यहां से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को फॉर्म करते हैं। तो ए हमारा गिवन है, ये हो चुका है, तो ये स्लैश के नीचे आएगा और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट इज E1। तो यहां पे E1 हमारा क्या बनता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। देखो आपको क्या पूछा गया इस सिंबल में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट he knows the answer, he knows the answer given that he correctly answered it।
करेक्टली आंसर्ड। तो मैंने आपको लिख दिया ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं कि गिवन दैट ही करेक्टली आंसर्ड इट, ये स्लैश के नीचे आ गया। प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, इसका मतलब क्या हो गया, देखो आप, ये हो गया प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, और ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस द आंसर। क्लियर है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली, तो गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली, प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यही हमारा क्वेश्चन है। तो हम इसका सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, पी ई1 इंटू पी ए बाई ई1 अपॉन में पी ई1 इंटू पी ए बाई ई1 प्लस पी ई2 इंटू पी ए बाई इंटू पी ए बाई ई2। चलिए, तो इसमें पी ई1 और पी ई2, पी ई1 प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर है ना, और प्रोबेबिलिटी पी ई2 प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस द आंसर। अब यहां पे दो चीजें हमारे लिए बच गई, क्या क्या, पी ए बाई ई1 का स्टेटमेंट पहले बनेगा, फिर पी ए बाई ई2 का स्टेटमेंट बनेगा। तो पहले हम आराम से स्टेटमेंट बना, पी ए बाई ई1, ए मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ही आंसर्ड करेक्टली, तो प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट है ना, प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट। ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऊपर वाला, गिवन दैट E1 हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, और E1 क्या है, गिवन दैट ही नोज द आंसर। अच्छा, पी ए बाई ई2 का मतलब प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, तो फटाफट से शॉर्ट में लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट है ना, प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट गिवन दैट E2 क्या है, गिवन दैट ही गेसेस इट। चलिए, अब आपके बुक में जो दे रखा है वो वैल्यू 1/4 किस चीज की वैल्यू दे रखी है, पहले उसको आप देख लीजिए, है ना। तो यहां पे दे रखा है, अज्यूमिंग दैट स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट, है ना, प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही गेसेस इट। ये देखो आप, द स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद द प्रोबेबिलिटी 1/4, कि वो क्या दे रखा है, गेस कर रखा है, और आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। तो प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही गेसेस इट, अगर आप गेस कर रहा है स्टूडेंट तो उसके आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। तो ये हमारा हो गया a बाई E2, प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही गेसेस इट। अब प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही नोज द आंसर। हेलो, कंडीशन क्या है, आपको आंसर पता है, कंडीशन क्या है, ही नोज द आंसर, गिवन क्या है, ही नोज द आंसर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर विल बी करेक्ट। तो थोड़ा सा सोचे जरूर, तुरंत सॉल्यूशन सुनने से आपको समझ में नहीं आएगा हुआ क्या, कि आप एक बात का जवाब दें हमें कि आपको आंसर पता है ना, गिवन दैट ही नोज द आंसर, आपको आंसर पता है, क्या आप क्वेश्चन को गलत करके आएंगे, क्या गलत होने की प्रोबेबिलिटी है कोई किसी भी हालत में, अगर आपका ब्रेन रैशनली वर्क कर रहा, तो यहां पे ये नहीं कि हमने पागलपन में आंसर गलत करके आ गए। आपको आंसर अगर पता है तो आपके गलत होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 0। तो इसका मतलब सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये की पॉइंट था इस क्वेश्चन का, कि ये क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है, आपको ये सोचना है। तो सोचना मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब थिंकिंग प्रोसेस इन करेक्ट डायरेक्शन। तो जब आपको आंसर पता है तो आपके आंसर का सही होने की प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही नोज द आंसर विल बी ऑलवेज 1। तो अब आप इसको फॉर्मूले में वैल्यू डालें, पी E1 हमारा 3/4 इंटू पी ए बाई E1 हमारा 1 है, 3/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1/4। तो 4 कॉमन लेके काट दे आप, ये कट जाएगा, तो ये चलिए
ये 3/4 मैंने 1/4 कॉमन लिया तो 3 + 1/4, 4 3 = 12, 13/4। तो ये हमारा आंसर आ गया 12/13 इज योर आंसर। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि आंसर आपका करेक्ट है गिवन दैट ही नोज द आंसर। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि आपको ये दिक्कत आ रही थी कि हमने प्रोबेबिलिटी A/E1 कैसे निकालनी है। तो यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात थी, बाकी तो सारा क्वेश्चन हमारा नॉर्मल है। इसी के ऊपर बेस्ड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो मैं बाहर से आपको दूसरा क्वेश्चन दूंगा एनसीईआरटी के बाहर का, आप उसको जरूर ट्राई करना, है ना। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का है, जो कि अच्छा खासा कंसेप्ट आपका बिल्डअप करेगा इस बेस थ्योरम का, कुछ इसमें हम लोग पिछले कंसेप्ट्स को कैप करेंगे, रिवाइव करेंगे और यूज भी करेंगे, जिसको अभी तक हमने यूज नहीं किया है। तो आप क्वेश्चन पहले ढंग से पढ़ लें। क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके, और क्वेश्चन 3-4 बार पढ़ने के बाद आपको जस्ट जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 किया था, जिसमें कि स्टूडेंट ऑप्ट कर रहा है या तो गेस करने के लिए या फिर नोज द आंसर, 2 चीजें थी। यहां पे वही 3 चीजें हैं। अ स्टूडेंट या एग्जामिनी ईदर गेसेस और कॉपीज और नोज द आंसर टू अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद ऑप्शन। अभी हम ऑप्शन की बात बाद में करें। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी गेस करने की प्रोबेबिलिटी क्लियरली दे रखा है 1/3, कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/6, बट नोज द आंसर की प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी। तो इस क्वेश्चन का पहला हर्डल है हमारा नोज द आंसर की प्रोबेबिलिटी निकालना। तो हमने बेस थ्योरम के फर्स्ट लेक्चर में जहां पे हमने फॉर्मूले करे थे, उसमें मैंने आपको 3 चीजें लिख करके दिया था, Pe1 + Pe2 + Pe3 ... = 1। दूसरे में लिख करके दिया था Pe1/A हो, Pe2/A हो, Pe3/A हो, इनकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1, बट PA/E1 + PA/E2 + PA/E3 इन सब की प्रोबेबिलिटी अगर देखें तो इन सब का समीशन 1 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है और क्यों होता है, इन दोनों का एक्सप्लेनेशन है, बट ये टाइम अभी उस एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं है। पहले हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। तो यहां पे Pe1 हमारा मिसिंग है, Pe3 और Pe2 की वैल्यू आपकी गिवन है। तो Pe1 = ऑब्वियसली यहां पे क्या हो जाएगा 1/6, है ना, Pe2 की प्रोबेबिलिटी प्लस 1/3 Pe3 की प्रोबेबिलिटी = 1। तो जब यहां से Pe1 निकालेंगे आप, तो ये आएगा 1 - 1/6 + 1/3, है ना, 1/6 + 1/3। अब ये करके कैलकुलेट करके देखें ये वैल्यू कितनी आ रही है। 1/6 + 1/3 हो जाएगा मेरे ख्याल से 6 एलसीएम आएगा 1 + 2 3, 3/6 दैट इज 1/2। तो 1 - 1/2 इज 1/2। तो Pe1 की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी 1/2, है ना, 1/2। तो Pe1 की वैल्यू सबसे पहला हर्डल हमारे क्वेश्चन का P1/2। अब हमारे पास आ गया Pe1 = 1/2। एक बार वो एलसीएम दोबारा से आप चेक करके देख लें कि सही है या नहीं। चलिए इस क्वेश्चन में हमने अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट लिया कि पहले हमने Pe1, Pe2 और Pe3 की बात कर ली। अब हमारे पास Pe1, Pe2, Pe3 ऑलरेडी इनकी वैल्यूज है हमारे पास, क्योंकि इसमें हमें इस कंसेप्ट को डील करना था। अब जैसा कि मैंने चीट कोड आपको बताया है, सबसे पहले ए को आइडेंटिफाई करना। तो आप लास्ट लाइन में जहां पे क्वेश्चन पूछा गया है उसको ध्यान से पढ़ें। मैं आपको सेंटेंस रिपीट करके दे रहा हूं कि लास्ट लाइन का आंसर है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर, है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर गिवन दैट ही करेक्टली आंसर्ड इट। तो गिवन दैट ही करेक्टली आंसर्ड इट, तो ये हमारा, मैंने आपको फिर बोला गया
कि लास्ट लाइन में, लास्ट सेंटेंस में जहां पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, उसमें एक जरूर चीज होगा गिवन, जो कि सेकंड इवेंट का आउटकम होता है, वो होता है ए। तो यहां पे दे रखा है गिवन दैट ही करेक्टली आंसर्ड, है ना, ही करेक्टली आंसर्ड, एग्जैक्टली यही ए हमारा लास्ट क्वेश्चन का था जो हमने किया था एनसीईआरटी का, है ना, आंसर्ड इट, ही करेक्टली आंसर्ड इट। तो ए हमारा गिवन, हमें ए मिल गया। अब क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करेंगे, जो गिवन होता है, जो हो चुका होता है, वो स्लैश के नीचे आएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर, तो ये हमारा क्या है, न्यू द आंसर, दैट इज इवन हमने लिया, ही नोज द आंसर। तो ऑब्वियसली हमारे को यही क्वेश्चन चाहिए था, तो हम इसका फॉर्मूला पहले फ्रेम कर लें, पी इवन इंटू पी ए बाई इवन अपॉन में पी इवन इंटू पी ए बाई इवन प्लस पी ई टू इंटू पी ए बाई टू प्लस पी ई थ्री इंटू पी ए बाई। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हमारे को फॉर्मूले में किस किस चीज की जरूरत है, पी ई वन प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस द आंसर, पी ई टू प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीड द आंसर, पी ई वन इज प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। तो ये तीनों की वैल्यू दे रखी है। अब हमारे पास किसकी वैल्यू, पी ए बाई ई वन, पहले तो सिंबल का स्टेटमेंट लिखेंगे, पी ए बाई टू बिना इस स्टेटमेंट के लिखे हमें बेस थ्योरम को, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पी ए बाई ई वन हमारे फॉर्मूले में जरूरत थी, इसलिए हमने उसको लिखा। अब उसका स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट, है ना, प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। क्या गिवन है, गिवन दैट इवन, है ना, गिवन दैट इवन, इवन क्या है, ही नोज द आंसर, गिवन दैट ही नोज द आंसर। तो पहले स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, तो आप फटाफट से स्टेटमेंट लिख लें, आपका टाइम थोड़ा सा सेव कर लूं मैं। चलिए, ये स्टेटमेंट आपने लिख लिया है, ए बाई इवन का मतलब प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट, गिवन दैट ही नोज द आंसर। पिछले क्वेश्चन में हमने इसको एक्सप्लेन करा था कि अगर वो कंडीशन है कि आपको क्वेश्चन पता है, तो उसके आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी, 1, क्योंकि ये गलत हो ही नहीं सकता। तो ए बाई इवन प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट, आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर आपको आंसर पता है तो ऑब्वियसली इट इज 1। प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीड इट, तो आप ढूंढे कि इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है नहीं दे रखी है। तो एक बार क्वेश्चन में आपको लाइन रिपीट कर देता हूं, द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीड इट, क्लियरली दे रखा है, इट इज 1/8, इट इज 1/8। अब अगर इसकी वैल्यू आप ढूंढे तो क्या आपको मिलेगा, प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही गेसेस द आंसर। आप ढूंढ लें आराम से, तसल्ली से, फिर पॉज करके देख लें कहीं है आपके पास कि आपका आंसर सही है। कंडीशन क्या है कि आपने उसको गेस किया है, तो पूरे क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू नहीं मिली। तो सर इसको कैसे निकालेंगे, इन तीनों को प्लस करके 1 लिख दें, ध्यान से देखें, ए बाई वन, ए बाई टू, ए बाई 3 हमारे सिंबल में, इसका सम 1 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसको देख लें कि इसका सम 1 नहीं होता है। तो हमने यहां पे ये कंसेप्ट भी अभी यूज कर लिया, ए बाई वन, ए बाई टू, ए बाई 3 वाले का सम कभी भी 1 नहीं होता। किसका सम होता है, जो हमने निकालना होता है, E1 बाई ए, E2 बाई ए, E3 बाई, इसका सम होता है, और P_E1 और P_E2, P_E3 का सम 1 होता है। ए बाई वन, ए बाई टू इसका सम 1 नहीं होता। तो फिर सर इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर छुपा है आपके क्वेश्चन में और फर्स्ट लाइन में कि द एग्जामिनी इधर guesses or copies or knows the answer with a multiple choice question, है ना। क्वेश्चन कैसा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है with 4 ऑप्शंस, है ना,
ऑप्शन चॉइसेस कितने हैं इसके पास? 4 चॉइसेस है, मतलब ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी। अगर आप गेस करें, आपको आंसर नहीं पता है, तो आप इन्हीं ऑप्शंस में गेस करेंगे, इनमें से एक ही आंसर सही है, तो सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4 में से एक आंसर अगर सही है, और आप अगर तुक्का मारते हैं एबीसीडी में, तो आपके आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। अब फिर से पढ़े, प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही गेसेस इट। गेस कर रहे हो आप, आपको आंसर नहीं पता है, और गेस करने के बाद आपने देखा हमारे पास 4 ऑप्शन है, और 4 में से ऑब्वियसली एक सही है ना। तो अगर आप तुक्का मारोगे, गेस मारोगे, तो आपका आंसर कितना? एक ही सही आने वाला है। तो 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही गेसेस। तो दूसरा हर्डल आपका क्वेश्चन का ये था, पहला हर्डल ये रहा। तो ये दो चीजें आपको इस क्वेश्चन में बहुत चीजें सिखा दी कि हमने इसको कैसे निकाला, ये वाला यूज करके, इसको कैसे निकाला, ये यूज नहीं करना है क्योंकि ये इक्वल टू 1 नहीं होता है। तो हमने क्या दिमाग लगाया कि एमसीक्यू को हमने पकड़ा, और उसी में ऑप्शन हमारे पास अगर 3 होते विथ 3 मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस है ना, 3 चॉइसेस, मल्टीपल एमसीक्यू विथ 3 चॉइसेस, तो ऑब्वियसली क्या होता? सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होती। अगर ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन होता, इधर ट्रू और फॉल्स, तो अगर आप तुक्का मारोगे तो सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर क्वेश्चन है, हमारे को आंसर नहीं आता, हम गेस कर रहे हैं, तो हमारा एमसीक्यू में क्या होगा? जो भी ऑप्शन जितने भी होंगे दैट इज 1/that ऑप्शन है ना। अगर एक सही है तो, अगर विद 2 करेक्ट आंसर देन 2/4 हो जाता। अगर 3 चॉइसेस हैं तो 1/3, अगर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है तो 1/2। ये सारी चीजें इस क्वेश्चन में हमने सीख लिया। अब आपका कोई काम नहीं है, वैल्यूज डालें, आंसर निकालें। तो ठीक है, तो E1 इंटू A/E1, E1 हमारा कितना है? 1/2, और A/E1 ही नोज द आंसर है ना। A/E1 की वैल्यू है 1, और नीचे हमारा 1/2 इंटू 1 प्लस E2 हमारा कितना है? E2 हमारा 1/6 है, इंटू A/E2 हमारा 1/8 है, प्लस E3 हमारा 1/3 है, इंटू A/E3 हमारा कितना है? 1/4 है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करें और आंसर निकालें फटाफट से। चलिए, यहां पे हमारा 1/2 था, तो हमने 1/2 यहां से कॉमन ले लिया, तो यहां पे 1 बचा, यहां पे हमारा 1/24 बचेगा 1/2 कॉमन लेने के बाद, और यहां पे 1/6 बचेगा। तो 1/2 कैंसिल हो गया, एलसीएम लेंगे 24 प्लस 1 25 प्लस 4 29। तो दिस विल बी योर आंसर 24/29। वैल्यूज डाल करके कैलकुलेशन करना इज नॉट अ बड़ी बात फॉर बेस स्टूडेंट। बड़ी बात क्या है? ये वैल्यूज निकालना, A/E1, A/E2, A/E3। तो अब शायद आपको क्वेश्चन धीरे धीरे समझ में आने लग गए होंगे कि बेस थ्योरम की गहराई और डेप्थ क्या है, क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करना है, कैसे फ्रेम करना है, और सबसे बड़ी चीज इनकी वैल्यूज कैसे निकालनी है। बिना स्टेटमेंट के वैल्यूज तब तक ना निकालें जब तक आप क्वेश्चन के एक्सपर्ट ना हो जाएं। तो एटलीस्ट शुरुआत के 5-6 क्वेश्चन तो आप प्लीज ये लिख करके, स्टेटमेंट लिख करके क्वेश्चन में ढूंढें, तो आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा, अदरवाइज फिर आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन आप पूरा लिख करके स्टेटमेंट के साथ, फॉर्मेट के साथ करें, फिर आगे के क्वेश्चन में अपने आप ही आपकी स्पीड भी बन जाएगी और एक्यूरेसी भी बन जाएगी। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 12 अभी होल्ड पे करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़े से कंसेप्ट डिफरेंट लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, फाइनेस्ट क्वेश्चन ऑफ द बेस थ्योरम। तो अभी हम लोग थोड़े से हल्के हल्के क्वेश्चन 6, 7, 8 वगैरह करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। एक बार क्वेश्चन पढ़ लें और इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, 5 को अभी हमने होल्ड पे रखा हुआ है क्योंकि वो थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक बार आप पढ़ लें, और पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा, इसमें आपको 3 तरह के कॉइन दे रखे हैं। पहला कॉइन जो है वो 2 हेडेड कॉइन है। तो आप इसको समझ सकते हैं, शोले फिल्म में जो अमिताभ बच्चन के पास सिक्का था, दोनों तरफ टेल्स था, तो उसी तरह का कॉइन था। क्यों? क्योंकि वो बार बार जीतता था, लास्ट में पता लगता है कि क्यों जीतता था, उसकी प्रोबेबिलिटी जीतने की 100% थी। तो यहाँ पे पहला कॉइन आपका उसी तरह से 2 हेडेड कॉइन है, मतलब दोनों फेस पे उसका क्या हेड है। अगर आपको हेड चाहिए होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 1, और टेल्स की प्रोबेबिलिटी इसमें 0 होगी, दैट इज 2 हेडेड कॉइन। दूसरा है हमारा तरह का अनबाइज्ड कॉइन, बाइज्ड कॉइन।
सॉरी, तो बायस्ड कॉइन का मतलब क्या होता है, एक तरफ कुछ किसी से ज्यादा प्यार हो जाना तो कहलाता है कि आप बायस्ड हो रहे हो दूसरे की तरफ। तो इस कॉइन में भी कुछ ऐसी हरकत है कि बायस्ड इस तरह से है कि उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है, 75% है। मतलब नॉर्मल कॉइन में तो 50-50% होता है, तो इसमें जो है आपका लिखा हुआ है कि इट कम्स हेड 75% ऑफ द टाइम। तो इसमें इसको हेड से कुछ ज्यादा प्यार है ना। और जो नॉर्मल कॉइन है तो उसमें हमारा क्या है, नॉर्मल कॉइन में ऑब्वियसली अनबाइज्ड कॉइन है, तो इसमें अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बोलोगे, सर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आप क्यों देख रहे हो, तो वो मैं थोड़ा सा अभी क्वेश्चन के आगे है वो मैं आपको समझा दूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड में लिख क्यों रहा हूं। ये हमारा है 75%, दैट इज 3/4 हो गया, है ना। और इसमें से हेड की प्रोबेबिलिटी जो है आपकी, नॉर्मल कॉइन है तो 50%, 50%। अब ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है या नहीं है वो जरा देखने के बाद पता चलेगा। आप अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 3 कॉइन है, वन ऑफ द कॉइन इज सिलेक्टेड एंड टॉस्ड, है ना। तो वन ऑफ द कॉइन सिलेक्टेड, दैट इज वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड ऑब्वियसली। तो बैग सिलेक्ट करने के बाद हमने बॉल ड्रॉ किया था, हमने कॉइन सिलेक्ट करवा दी, हमने सिक्का उछाला और क्या देखा कि इफ, अब क्वेश्चन मैंने आपको ए के लिए चिट कोड दिया हुआ है, ए क्या होता है इसमें कैसे पता लगाएंगे। आपका क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है कि इफ इट शोज हेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ टू हेडेड कॉइन। तो जहां क्वेश्चन आपको लास्ट स्टेप में पूछा जा रहा है उसी में जो भी चीज गिवन है, मतलब जो चीज हो चुका है, तो इट शोज हेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज टू हेडेड कॉइन। और ये जो शोज हेड है ये ऑब्वियसली आउटकम्स ऑफ सेकंड इवेंट का होगा। अब याद करें हमारे प्रोबेबिलिटी का स्टार्टिंग का कंसेप्ट, देयर मस्ट बी 2 इवेंट, सिलेक्शन ऑफ कॉइन फर्स्ट इवेंट एंड टॉसिंग द कॉइन इज सेकंड इवेंट। एंड आउटकम ऑफ सेकंड इवेंट क्या हो सकता है उसका, या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। यहां क्या गिवन है आपका, इट शोज हेड। तो यहां पे सबसे पहले हमने किसको पकड़ा, ए को पकड़ा। क्वेश्चन का बिल्कुल फॉर्मेट हम लोग ने सेम रखना है कि कॉइन शोज हेड, जो गिवन होता है ना, कॉइन शोज हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो ए हमारा गिवन है इसलिए नीचे आ गया, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज टू हेडेड कॉइन। तो ये हमारा इवन हो गया क्या, टू हेडेड कॉइन। मैंने पहले लिख दिया था यहाँ पे इवन टू हेडेड कॉइन, E2 बाइज्ड कॉइन एंड E3 अनबाइज्ड कॉइन। तो ऑब्वियसली अब इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा, तो PE1 इंटू PA/1। आप आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन, इसको स्किप भी कर सकते हैं वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें आप लोगों को पता है। अगर लास्ट के वीडियोस अगर आप देख लें तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। तो PE2 इंटू PA/2 प्लस PE3 इंटू PA/3। अब PE1, PE2, PE3 क्या है, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द कॉइन्स। तो 3 कॉइन है, तो 3 कॉइन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, PE1 कितनी होगी 1/3, PE2 कितनी हो गई 1/3 और PE3 कितनी हो गई 1/3। तो PE1, PE2, PE3 तीनों क्या है हमारे 1/3, 1/3, 1/3। अब अगर मैं लिखूं PA/E1, अब थोड़ा सा आपको आसानी लगने लग गई होगी पीछे के क्वेश्चन करने के बाद। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ना, ए क्या है, कॉइन शोज हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऊपर वाला, तो प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन शोज हेड, गिवन दैट, क्या गिवन है, इट इज इवन। इवन क्या है, इट इज टू हेडेड कॉइन। गिवन दैट इट इज टू हेडेड कॉइन। उसी तरह से PA/E2 अगर मैं लिखूं तो अब आपको नॉर्मल नोटेशन, प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज हेड, गिवन दैट इट इज अ बाइज्ड कॉइन। उसी तरह से PA/3 में क्या हो जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन शोज हेड, गिवन दैट इट इज अ अनबाइज्ड कॉइन। ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन शोज हेड, गिवन दैट इट इज अ टू हेडेड कॉइन। तो हम कहां पे आएंगे, यहां पे हम टू हेडेड कॉइन के पास आए, आपको मैंने उछाला है ना, और इसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है
1 है ऑब्वियसली, क्योंकि ये 2 हेडेड कॉइन है, दोनों तरफ इसका हेड बना हुआ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमने 2 हेडेड कॉइन के हेड शो करने की प्रोबेबिलिटी हमने 3/4 लिखा हुआ है, वेरी गुड। और ये हमारा PA/E3, दैट इज इट इज अ नॉर्मल कॉइन 1/2। अब आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में डालना है, आंसर निकालना है। तो E1 हमारा कितना हो गया 1/3 इंटू A/E1 हमारा 1 है, 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2। तो 1/3 आप कॉमन ले लें, जैसा कि मैंने आपको बताया है, काटने में आसानी होती है। 1/3 कॉमन लिया, यहां बच गया 1, यहां बच गया 3/4 और यहां बच गया 1/2। तो 1/3 कैंसिल हो गया। यहां पे नीचे इसका एलसीएम आया हमारा 4, और 4 एलसीएम आने के बाद ये हमारा 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9। आई थिंक इट इज 4/9। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लिया। यस, 4 प्लस 3 प्लस 2, इट इज 4/9। स्क्रीनशॉट लें, अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो गई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन को मैंने स्कैन करके आपके सामने रख दिया, हालांकि आपको क्वेश्चन पढ़ना जरूर आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि इंश्योरेंस करवाया है 3 तरह के ड्राइवर ने, स्कूटर ड्राइवर और कार ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर, जिसके नंबर्स आपके दे रखे हैं क्वेश्चन बुक। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ लूं तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर एंड 6000 ट्रक ड्राइवर। ऑब्वियसली बात है। तो सबसे पहले तो टोटल ड्राइवर हमारे कितने होंगे बच्चों, 12000। अगर हम इसमें एक ड्राइवर को सेलेक्ट करें और उसमें स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, तो स्कूटर ड्राइवर का नंबर अपॉन टोटल ड्राइवर, तो 2/12। अच्छा, इसको मैंने कैंसिल आउट इसलिए भी नहीं किया है क्योंकि हमें कॉमन लेना आता है, पता है, कैलकुलेशन में हमारे को इजी हो जाएगा। अगर कार ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो हमने 4/12 और स्कूटर ट्रक ड्राइवर की 6/12। अब मैंने E1, E2, E3 हमने अपने मन से ले लिया, आपसे पूछा नहीं, बट आपको भी ये पता होना चाहिए कि ये पहला इवेंट यही है कि हमने इंश्योरेंस पर्सन को उठाना है ना। फिर उसमें से देखना है कि उसको ठुकवाना है, हमने एक्सीडेंट होना है या नहीं होना, दैट इज द आउटकम ऑफ सेकंड इवेंट। अच्छा, साथ में उसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है। देखिए, स्कूटर ड्राइवर की 0.01, 0.03 और 0.15 सबसे ज्यादा ट्रक ड्राइवर के एक्सीडेंट है। पता है होना चाहिए आपको क्यों है एक्सीडेंट होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी, वो रात को चलाते हैं, है ना। चलिए, तो अब क्वेश्चन में क्या किया, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड आपको लैंग्वेज पहचान दो, बता दूं इसमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन्स मीट्स विद एन एक्सीडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ स्कूटर ड्राइवर। तो मैंने आपको पहले ही चिट कोड दे रखा है कि आप लास्ट लाइन पे जाएं और सबसे पहले ए को पिक करें, और ए कौन होगा, जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी में आपको जो गिवन हो, जो ऑलरेडी गिवन हो, जो हो चुका हो। तो वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन इज चोजन एट रैंडम मीट्स विद एन एक्सीडेंट, है ना। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, तो ये ऑलरेडी हो चुका है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए स्कूटर ड्राइवर। तो ऑब्वियसली जिसमें क्वेश्चन पूछा गया आपको क्या बता रहा है कि इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। तो ये हमारा ए हो गया, और ए हो चुका है इसलिए हम इसको स्लैश के नीचे लेकर के आते हैं, और E1 ऑब्वियसली हमारा क्या हो गया, इज अ स्कूटर ड्राइवर। तो ऑब्वियसली E2 क्या हो जाएगा, इज अ कार ड्राइवर, और E3 क्या हो जाएगा आपका ट्रक ड्राइवर, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल के रख दी। तो फॉर्मूला हमारा आगे, अब मैं सोच रहा हूं कि आपको फॉर्मूला बिना लिख करके सॉल्व करके दूं, क्योंकि फॉर्मूला अब आपको याद हो गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हो सकता है मैं फॉर्मूले ना लिखूं आपके लिए। तो P(E1)/A प्लस P(E2) इंटू P(A)/E2 प्लस P(E3) इंटू P(A)/E3। जैसा कि मैंने बोला था स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन आप पूरे फॉर्मेट के साथ चले, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ चले, तो P(E1), P(E2) और P(E3) आपके पास ऑलरेडी है। P(A)/E1 का स्टेटमेंट देखें और आपको वैल्यू फटाफट से पता चल जाएगी। प्रोबेबिलिटी दैट ए की प्रोबेबिलिटी ए क्या है हमारा, पर्सन मीट्स इन द एक्सीडेंट,
तो प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, है ना, मीट्स विद एन एक्सीडेंट, गिवन दैट, क्या गिवन है, E1 क्या है हमारा, स्कूटर ड्राइवर, गिवन दैट he is a स्कूटर ड्राइवर। आप प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं कितनी दे रखी है, स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 0.01। सिमिलरली P A/E2 की वैल्यू मैं बिना स्टेटमेंट लिख सकता हूं आपके लिए, और A/E3, तो ये हमारा हो गया 0.03 और ये 0.15। अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूले में डालें और आंसर निकालें। तो ये हमारा 0.01 इंटू 2/12, 0.01 इंटू 2/12 प्लस 0.03 इंटू 4/12 प्लस 0.15 इंटू 6/12। एक बार 1/12 कॉमन ले लें आप पूरा, तो 1/12 हमने यहां ले लिया, तो यहाँ पे 0.01 इंटू 2 अपॉन 1/12 कॉमन लिया, तो 0.01 इंटू 2 प्लस 0.3 इंटू 4 प्लस 0.15 इंटू 6, तो 1/12 कैंसिल, ऊपर क्या आ गया हमारा 0.02, नीचे आ गया हमारा 0.02 प्लस, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है, प्लस 0.12 प्लस 0.15 इंटू 6, तो ये हो गया हमारा 0.9, 0.9, तो 0.02 अपॉन, आप चेक कर ले कैलकुलेशन। तो चलिए ये 0 पॉइंट अपॉन इसको प्लस करेंगे तो अब 1.04 आ गया, और ये 2 अपॉन इनके पॉइंट कैंसिल हो गया, तो 1/52। तो कैलकुलेशन ये आपके ऊपर है कि कौन सा आपको कैलकुलेशन सही समझ आ रहा है ना। तो कैलकुलेशन में हमारा कोई इशू रोल है भी नहीं, है ना, हमारा कोई इशू है नहीं कैलकुलेशन का। तो आप स्क्रीनशॉट ले, आपको आंसर विजिबल है, और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, 9 पे चलते हैं और 10 पे चलते हैं। चलिए दोनों क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सिंपल है, इसलिए मैंने दोनों इकट्ठे आपके लिए करके रखा हुआ है। तो फटाफट से आप क्वेश्चन को स्कैन करें, लैंग्वेज में कहां से क्या क्या उठाया मैंने आपको बता देना है, बस इसमें ज्यादा मुश्किल है नहीं। दो टाइप के मशीन है, मशीन ए और मशीन बी। मशीन ए से हमारा 60% ऑफ आइटम प्रोड्यूस हो रहा है, और इससे हमारा 40% ऑफ आइटम प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, मशीन ए से डिफेक्टिव आइटम हमारा 2% है, और मशीन बी से डिफेक्टिव आइटम्स हमारा 1% है। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैंने आपको सबसे पहले बोला ए बताएं, तो ए इसमें आपको मिल रहा है यहाँ पे कि वन ऑफ द आइटम इज चोजन एट रैंडम, लास्ट लाइन में जहां प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इसी में आपको क्या बताया है, इट इज फाउंड टू बी एन डिफेक्टिव आइटम्स। तो ए क्या हो गया, आइटम इज डिफेक्टिव। तो गिवन दैट आइटम इज डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। E2 क्या हो गया हमारा, मशीन बी। तो मशीन बी से हमारा प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 40%। तो PE2 हमारा कितना हो गया जी, 40%, और PE1 कितना हो गया हमारा, 60%। अब अगर A/E1 की बात करें, तो A/E1 में कहीं यहां पे शॉर्ट में लिख देना चाह रहा हूं कि A/E1 का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, डिफेक्टिव आइटम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, हालांकि आपको समझ आ गया होगा। डिफेक्टिव आइटम्स गिवन क्या है, गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, है ना, मशीन ए। तो मशीन ए के पास आते हैं और इससे पूछते हैं आपकी डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये कितना हो गया हमारा, 2%। उसी तरह से PA/E2 कितना हो गया हमारा बच्चों, दिखाई दे रहा है शायद, है ना। तो PA/E2 कितना हो जाएगा हमारा, 1% होपफुली। तो आप फॉर्मूले में डालें,
E2 हमारा 40% और A by E2 हमारा 1% अपॉन E1 इंटू A by E1 60%। तो हमने 1/100 कॉमन ले लिया, ऊपर 40 बच गया, नीचे हमारा 60 इंटू 2 120 प्लस 40 160 1/4 इज योर आंसर। स्क्रीनशॉट लें, ये क्वेश्चन आपसे हो भी गया होगा, होप सो, है ना। तो अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 पे आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या क्या है कि वहां पे दो ग्रुप जो है हमारा डायरेक्टर का या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो कंपनी चलाते हैं, उनकी ग्रुप के इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बाय ग्रुप ए इज 1 बाय ग्रुप 1 इज 0.6 एंड ग्रुप 2 इज 0.4। तो ऑब्वियसली ये इलेक्शन हो रहा है ग्रुप ए और ग्रुप बी में कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हमारा कौन सा मैनेजमेंट आने वाला है। तो ऑब्वियसली बात है, जब मैनेजमेंट चेंज होता है तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में वो लोग चेंज करते हैं। तो उन्होंने प्रपोजल रखा हुआ है कि कोई नया प्रोडक्ट जो है आपको इंट्रोड्यूस करना है, और उसको इंट्रोड्यूस करने के फेवर में, मतलब ग्रुप 1 वाले क्या बोल रहे हैं कि अगर हम आ जाते हैं तो हम न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.7। मतलब क्या है कि अगर नया ग्रुप इलेक्ट हो जाता है तो ग्रुप 1 अगर इलेक्ट हो जाता है तो नए वाले प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है? 0.7। और वहीं जहां पे ग्रुप 2 है, उनके द्वारा न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 0.3। तो ऑब्वियसली कम है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रुप 2? ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट वाज इंट्रोड्यूस? तो यहां पे फर्स्ट इवेंट क्या हो गया? इलेक्शन, है ना, कि कौन सा सेलेक्ट हो रहा है, कौन सा बैग आ रहा है। फिर उसके बाद ड्रॉइंग द बॉल, है ना, और बॉल ड्रॉ में कि हमारा न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा या नहीं होगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रुप 2? ग्रुप 2 के द्वारा न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसका मतलब न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ग्रुप 2 इज सिलेक्टेड, बैग 2 इज सिलेक्टेड। तो इसीलिए हमारा क्या हो गया यहाँ पे? ए क्या हो गया हमारा? गिवन है कि न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ग्रुप 2 इज सिलेक्टेड। फॉर्मूला लिखा हमने। तो ऑब्वियसली ए बाय E1 का मतलब क्या हो गया? ए हमारा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट गिवन दैट, है ना, गिवन दैट ग्रुप 1 इज सिलेक्टेड, ग्रुप 1 इज सिलेक्टेड। ऑब्वियसली ग्रुप 1 सेलेक्ट करके नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 0.7 और यहां पे 0.3। वैल्यू डालो, आंसर निकालो, खेल खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बहुत ही मॉडरेट क्वेश्चन में से आते हैं बीएसएम के। ये आपसे भी हो गया होंगे। पूरे कंसेप्ट अगर नहीं भी आते हैं तो उन बच्चों से भी हो जाते हैं रट्टे मार करके। तो आपको अब क्वेश्चन नंबर 10 पे मैं लेकर के चल रहा हूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। तो उसको हम लोग डील करेंगे। तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़ें और इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसलिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा है वो थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट के ऊपर है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने होल्ड पे रखा हुआ था, एग्जाम्पल 19, 21 और इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 13। तो ये सारे थोड़े से अलग कैटेगरी के क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको बाद में लेना है। तो आज तक की क्लास में जो भी होगा हमारा वो सारा बेसिक क्वेश्चन था, बीएस थ्योरम का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। और हमने सिर्फ इसमें क्या फोकस करना है, ए पे ज्यादा जोर डाला था कि ए को आइडेंटिफाई करें, फिर क्वेश्चन को फ्रेम करें। तो होप कि आप लोगों को ये सारा चीज तो आ गई है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट से देखें हम लोग। यहाँ पे 3 मशीन है, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी। तो क्वेश्चन में पहले आपको देखो, अभी तक में क्वेश्चन में क्या होता था, जो पहले चीजें दे रखी होती थी वो E1, E2, E3 आप लोग ले लेते थे। तो कंसेप्ट हो या रट्टा हो, काम चल जाता था हमारा। लेकिन कंसेप्ट वाइज अगर बात करें तो E1, E2, E3 हमारा फर्स्ट इवेंट का बाइफर्केशन होता था।
स्टार्टिंग से हम लोगों ने डिस्कस किया। यहाँ पे आपको क्या दिया है कि पहले दे दिया है कि डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड बाय ए। यहाँ पे कंडीशन है कि अगर ए प्रोड्यूस करेगा तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, ये ध्यान रखें, ए अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 1% है, बी अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 5% है, और सी अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 7% है। ये स्पेसिफिकली ये जो डिफेक्टिव है ये नहीं कि सारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि जॉब टाइम, कितना देर तक कौन काम करता है, जो जितना देर तक काम करेगा उससे प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी उससे ज्यादा होगी। तो ऑब्वियसली बात है, तो जॉब टाइम हमारा क्या है, ए का 50% है, तो मैंने इसका प्रोबेबिलिटी 5/10 लिखा। कैंसिल आउट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने बोला डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा, तो कैंसिल आउट करने में आसानी होगी आपको कैलकुलेशन। मशीन बी प्रोड्यूस कर रहा है 30%, दैट इज 3/10, और मशीन सी प्रोड्यूस कर रहा है 20%, दैट इज 2/10। अच्छा, इसमें से डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी ए की हमारी है, बी की है और ए सी की है। तो हमने ए को, जब सबसे पहले मैंने आपका ए के लिए आपको चिट कोड दे दिया है कि लास्ट टाइम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस लाइन में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, उसी लाइन में जो चीज गिवन होता है वही ए होता है। तो यहां पे क्या है, अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, है ना। तो ए हमारा क्या गिवन है कि डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो चुका है, इसलिए हमने क्या किया, इसको स्लैश के नीचे लेके आया। यही क्वेश्चन बनाने का हमारा तरीका है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मशीन ए इज सेलेक्टेड। तो ये हमारा क्या हो गया, E1 हो गया। तो ये ऑब्वियसली क्या बन गया हमारा, PE1 प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए प्रोबेबिलिटी है, और ये क्या हो गया हमारा PE2 हो गया, है ना, और ये क्या हो गया हमारा PE3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए इज 5/10 PE1, प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी दैट इज 3/10 PE2, और प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन सी दैट इज E3 है हमारा 2/10। तो A/E1 का स्टेटमेंट अगर हम लोग लिखते हैं तो A/E1 का स्टेटमेंट हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है हमारा, डिफेक्टिव आइटम्स गिवन क्या है, क्या हो चुका है, गिवन दैट it is produced by मशीन ए, है ना। तो मशीन ए से डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी साफ क्लियरली आपका गिवन है 1%, है ना। तो ये हमने मशीन ए से ले लिया है, तो ये हो गया हमारा 1%। तो सिमिलरली PA/2 मैं पूरा लिखूंगा नहीं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारा ये क्या हो गया 5/10, और PA/E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन 3, तो 7/10। तो PE1/A की वैल्यू निकालनी थी हमारी, फॉर्मूले में डालेंगे आंसर निकालेंगे। तो PE1 हमारा 5/10 इंटू 1/100 अपॉन 5/10 इंटू 1/100। देखिए कैंसिल आउट नहीं करने का फायदा है आपको, कैलकुलेशन वाइज आपको बहुत आसान पड़ जाएगा। ये 3/10 इंटू 5/100 प्लस 2/10 इंटू 7/100। तो आप 1/10 और 1/100 कॉमन ले लें, 1/10 इंटू 100 कॉमन ले लेंगे हम लोग, बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा 5, अपॉन में यही चीजें कॉमन आ जाएगी। तो 1/10 इंटू 1/100 कॉमन ले लिया, यहां क्या बच गया हमारा 5 प्लस 5 3 15 प्लस 40, ये बन गया। यहाँ पे 5 बच गया, यहाँ पे 5 3 15, यहाँ पे 2 7 40। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो हमारा आंसर फाइनल क्या हो गया 5/15 प्लस 20 प्लस आई थिंक दिस इज 34. 5/34 is the probability that defective item is produced by machine A. चेक कर लें 14, 19, 30। तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक, है ना,
हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 तक। बीच में हमने क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा होल्ड रखा है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी है और उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। तो ये सारे हमारे बेसिक क्वेश्चन है। तो आप इस पे बेस्ड एग्जाम्पल नंबर 20, 16, 17, 20 और 19 कर सकते हैं, जिसमें से एग्जाम्पल 20 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो एग्जाम्पल्स मैं आप डिस्कस नहीं कर रहा हूं। एग्जाम्पल में मैं एग्जाम्पल नंबर 18 डिस्कस करूंगा, एग्जाम्पल नंबर 21 डिस्कस करूंगा, जिसके ऊपर बेस्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, और फिर उसके बाद हम लोग मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 13 एंड 16। तो ये होपफुली कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है वीडियो लंबा हो तो हम लोग एक वीडियो और कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। तो होप आज का आपको समझ में आया होगा ये बेसिक क्वेश्चंस ऑफ बेस थ्योरम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे।